हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए फिर एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 12 लाए हैं। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और यदि आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने इनके सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप लोगों को यदि चाहिए प्रीवियस पार्ट तो लिंक में जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो देखिए नाड़ी की गति के द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है, ठीक है। नाड़ी के गति के द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय की धड़कन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। बताइए रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो देखिए रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सेरीकल्चर। अब इसमें एक ऑप्शन है, देखिए क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है? तो देखिए बागवानी के फूल फल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो सजावटी पौधे होते हैं उसके पालन होता है, उसके भरण पोषण होता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको कहा जाता है? तो देखिए एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला ऑप्शन है पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर किसको कहा जाता है? तो मत्स्य पालन को, ठीक है, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर कहा जाता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहें, हम टोटल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे बिल्कुल इजी वे में ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए मानव के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव के रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, ठीक है। कितना होता है? 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो ये क्या दर्शा रहा है? तो इसका मतलब दर्शा रहा है कि मानव के रक्त जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो जल एक प्रकार के उदासीन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं
जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग से रक्त को लाकर हृदय तक पहुंचाता है। तो देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न भाग से जो रक्त का वहन करके हृदय तक लाती है वो होती हैं शिराएँ। क्या होती है वो? शिराएँ होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब शिराएँ जो है, जो ब्लड होता है उस ब्लड को कहाँ तक लाता है? हृदय तक लाता है। और हृदय से जो ब्लड होता है विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है शुद्ध रक्त को। कौन पहुँचाता है? तो वो धमनियाँ पहुँचाता है। ठीक है। अब धमनियाँ में जो है शुद्ध रक्त का वहन होता है, जबकि शिराएँ में अशुद्ध रक्त का वहन होता है। तो समझ गए होंगे। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो हृदय में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन होता है, और शुद्ध रक्त को धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों से ला करके शिराएँ हृदय तक पहुँचा देता है। हृदय पुनः उसे शुद्ध कर देता है। ये क्रम, ये साइकिल चलते रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या है? बताइए। तो देखिए, एक एडल्ट मनुष्य के हृदय का धड़कन होता है 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है। तो इसका मतलब 72 जो है, इन दो सारे ऑप्शन किसके बीच आता है? 72। बताइए, क्या 50 और 59 के बीच 72 आता है? नहीं आता है। क्या बताइए, 81 और 90 के बीच आता है? नहीं आता है। तो बताइए, 91 और 100 के बीच 72 आता है? नहीं आता है। तो ये 72 किसके बीच आता है? तो 60 और 80 के बीच आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 से 80 मनुष्य के हृदय के धड़कन का प्रयास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 रक्त समुदाय ए बी, बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? बताइए। तो देखिए, वैश्विक दाता, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और वो ब्लड ग्रुप है कौन सा? ओ। ठीक है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो ब्लड ग्रुप ओ है, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, अर्थात उसे वैश्विक दाता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। ठीक है। अर्थात ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन वो किसी से ब्लड नहीं ले सकता है। वहीं ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ये सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ये सबको दे नहीं सकता है। समझ जाइए, ओ जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता। ए बी जो है सबसे ले सकता है, किसी को दे नहीं सकता है। दे सकता है तो सिर्फ अपने सेम ग्रुप वाले को, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप जिनका है वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही अपना ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राहक रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? बस वही क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम पीछे अभी तुरंत किए हैं, यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो हम डिस्कशन किए थे ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? बताइए। एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, वो किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो हम इसका भी डिस्कशन पीछे किए थे अभी तुरंत कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो सबसे ले सकता है, लेकिन दे सकता है किसी को नहीं। तो दे सकता है किसको? तो सिर्फ वो अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होंगे वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए बी को दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। देखिए इसका भी डिस्कशन हम कर लिए हैं पीछे, सब सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। और इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस भाषा में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, लैंग्वेज में बदलाव कर दिए जाते हैं और स्टूडेंट के सामने उस क्वेश्चन को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। और उसी में स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, आंसर देने में घबरा जाते हैं और घबरा करके गलत उत्तर दे देते हैं। तो आप लोगों को नहीं घबराना है, तो हमारे साथ बने रहिए रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ और हमारे सारे पार्ट को, बायोलॉजी के सारे पार्ट को देखिए। हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यदि आप लोग हमारे सारे पार्ट को देख लिए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चंस आया तो आप नहीं छोड़ पाएंगे उसको, आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो बताइए, ओ रक्त समूह वाले आदमी जो हैं वो किसको ब्लड अपना दे सकता है। तो हम पीछे चर्चा किए थे कि जो ओ ग्रुप वाले होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं किससे, तो सिर्फ वो अपने ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही अपना ब्लड ले सकते हैं वो, लेकिन दे सकते हैं वो सभी को दे सकते हैं। तो इसीलिए उसे सर्वदाता भी कहा जाता है, किसको, ओ ब्लड ग्रुप वाले को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी रक्त समूह को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ओ ग्रुप वाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। बताइए, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है। तो देखिए, मानव के शरीर से में जो रक्त होते हैं उस रक्त में अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है, तो वो गुर्दा जो होते हैं वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, अर्थात अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दा। अब गुर्दा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। तो आप लोग किडनी को आसानी से समझ पाए होंगे, जिसको वृक्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनल ग्लैंड। अब ये एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ये किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है और ये जो है एड्रेनल ग्लैंड, इससे अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो हैं ये इससे स्रावित होते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन एक पदार्थ हैं जो, बताइए, प्रतिजन एक पदार्थ हैं जो, तो देखिए, प्रतिजन एक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिरक्षा का जो संवेग होता है उसको उत्प्रेरित करता है, उसको मोटिवेट करता है। ठीक है, अर्थात प्रेरित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। बताइए, यानी कि किस में रक्त का स्कंदन होता है, वो कौन सा शर्त है। तो जो है इसमें जो है रक्त का स्कंदन अर्थात थक्का नहीं जम पाता है। तो किस में, तो हीमोफीलिया एक डिजीज होता है। जिस व्यक्ति में हीमोफीलिया का डिजीज होता है
उसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, अर्थात क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण अगर व्यक्ति में छोटा सा भी खरोंच लग जाता है तो उसका कंटिन्यूटी के साथ ब्लड का स्राव होते रहता है। क्यों? क्योंकि उसका थक्का नहीं जम पाता है, तो वो रुक नहीं पाता है, और अंततः जिसको हीमोफीलिया डिजीज होता है उसकी अंततः डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड का सक्रेशन नहीं रुक पाता है। और ये हीमोफीलिया डिजीज जो होता है ये एक प्रकार के अनुवांशिक डिजीज होता है, जिसको जेनेटिक डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हीमोफीलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे, और ये डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा एसिड है, पता है? वो एसिड है बेंजोइक एसिड। ठीक है, कौन सा है? बेंजोइक एसिड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल को ही बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, बताइए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, बताइए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे रक्त में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। अब ये जो खून में पाया जाता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, बताइए। तो ये जो है हीमोग्लोबिन, ये जो है क्या करता है पता है? ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात खून जो है, हमारे ब्लड जो है हमारे शरीर के अनेक भागों से होकर गुजरता है, अर्थात हर जगह हमारे शरीर में खून पाया जाता है, तो हर जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हर शरीर में, शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, अर्थात ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो कौन करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एस्फेगनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? अर्थात एस्फेगनोमीटर से किसका परीक्षण किया जाता है, बताइए। तो देखिए, एस्फेगनोमीटर से क्या किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एस्फेगनोमीटर से रक्तचाप ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्तचाप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और हमारा प्रयास भी आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं, बताइए। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से कौन सा जानवर है जिसका रक्त ठंडा होता है, यानी कि शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर हैं, बताइए। तो स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर जितने भी जानवर जो होते हैं सभी जानवर शीत रक्त के होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से छिपकली भी क्या है? शीत रक्त हैं, मछली भी शीत रक्त हैं, मेढक भी शीत रक्त हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, स्तनधारी एवं पक्षी, ठीक है, स्तनधारी एवं पक्षी जो हैं उसको सभी को छोड़कर जितने भी जानवर हैं सब क्या हैं? शीत ब्लडेड हैं, यानी कि शीत रक्त हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित के रूप में संग्रहित किया जाता है या
निम्नलिखित के रूप में संग्रहित रहता है? बताइए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है या एकत्रित रहता है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, बताइए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी है, आप लोग इसको तो जान पाए होंगे, जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोरेज रहता है, अर्थात संग्रहित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजेन। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, वो है? बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है, देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देके। तो देखिए, खून का वह घटक जो रक्त के स्पंदन में सहायता करता है, ठीक है, यानी खून को स्पंदन में सहायता करता है, उसको क्लॉटिंग में सहायता करता है, अर्थात उसको जमने में सहायता करता है, वो कौन सा संगठन है? बताइए। तो वो कौन सा है? वो प्लेटलेट्स हैं, जो रक्त के स्पंदन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है। और ये प्लेटलेट्स जो है क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और इसका मृत्यु कहाँ पे होता है? तो स्प्लीन में हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में होता है, अर्थात लाल अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होता है? तो स्प्लीन में होता है। तो ये जब जो है एडिशनल फैक्ट, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं? बताइए। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, बताइए प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो देखिए, प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, प्रतिरक्षी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये जो है प्रतिरक्षी, यह हमें रोग से रक्षा करता है, ठीक है, और यह प्रोटीन का बना होता है। प्रतिरक्षी जो होते हैं क्या किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है, और यह हमें रोग से रक्षा करता है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह है? बताइए। चर्बी को पचाने में जो पीत द्रव हमें सहायता करता है वह कौन सा है? बताइए, वह कौन स्रावित करता है? तो चर्बी को हजम अर्थात पचाने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो वह लीवर से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है, जिसको जिगर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात जो हम मीट मांस खाते हैं उसमें जो चर्बी होता है वो कैसे पचता है? तो उसको पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के हार्मोन होता है, और इस हार्मोन का सेक्रेशन कौन करता है? तो जिगर करता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लीवर के सहायता से ही एक जूस का स्राव होता है जो चर्बी को पचाने का काम करता है। तो देखिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है? बताइए, अम्ल का टेस्ट कैसा होता है? तो देखिए अम्ल का टेस्ट होता है कैसा? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्ल खट्टा होता है। अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो समझ गए होंगे, ये एडिशनल फैक्ट है और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अम्ल का एक गुण है कि अम्ल जो होते हैं वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और ये जो है अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन? अम्ल। अब इससे एक अपोजिट है अम्ल है। तो देखिए अम्ल तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब एक क्षार होता है, क्षार क्या करता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब एडिशनल फैक्ट हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं
कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, क्षार है वो लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, जो कलर में चेंजिंग होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, बताइए। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है जिसको लोहा कहते हैं, अर्थात हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, अर्थात आयरन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए कोबाल्ट जो है, ये कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछ दिया जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कोबाल्ट होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ डैश में बनती है, RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, बताइए। लाल रुधिर कणिकाएँ डैश में बनती है, तो देखिए लाल रुधिर कणिकाएँ भी अस्थि मज्जा में ही बनती है। कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन में। ठीक है, और स्प्लीन को क्या कहा जाता है, रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन का कहा जाता है। ये एडिशनल फैक्ट है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त का आकार होता है, बताइए। लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है, तो देखिए लाल रक्त कण का आकार उभयावतल होता है। कैसा होता है, उभयावतल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उभयावतल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, बताइए। उपयुक्त ऑप्शन में से कौन सा है जो रक्त का घटक नहीं है, अर्थात रक्त में नहीं पाया जाता है। तो देखिए रक्त में तो प्लाज्मा पाया ही जाता है, RBC तो पाया ही जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, लेकिन रक्त में नहीं पाया जाता है तो DNA। और ये DNA कहाँ पाया जाता है, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, DNA कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, DNA। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, बताइए। मानव शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जम पाता है, इसका क्या कारण है, हमारे शरीर में क्या उपस्थित होता है, क्या पाया जाता है कि खून नहीं जम पाता है, बताइए। तो देखिए हमारे शरीर के भीतर हेपेरिन नामक एक पदार्थ होता है। ठीक है, हेपेरिन नामक पदार्थ जो होता है ये खून में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये खून जो है नहीं जम पाता है। ठीक है, किसके कारण नहीं जम पाता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जम पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक देखिए फाइब्रिनोजेन है, तो फाइब्रिनोजेन क्या है, तो देखिए जब कट जाता है, जब घाव हो जाता है तो वो खून तो ऊपर जमता भी है और शरीर के अंदर रहता है तो खून नहीं जमता है, लेकिन जब कट जाता है तो वो जमने लगता है। क्यों जमता है, तो जब कट जाता है, ठीक है, इंजर्ड हो जाता है, तो ये हमारा खून जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो खून में एक फाइब्रिनोजेन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक पदार्थ पाया जाता है। और ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लॉटिंग कर देता है, और क्लॉट करके उसको जो जहाँ से ब्लड रिश्ता है उसको जाम कर देता है और ब्लड का स्राव होना बंद हो जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी समझ गए होंगे, ये फाइब्रिनोजेन क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, बताइए। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो इसका भी डिस्कशन अभी किए हैं तुरंत, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन एक प्रकार के प्रोटीन है जो रक्त को जमने में सहायता करता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। बताइए, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का जितना वजन होता है, ठीक है, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का जितना वजन होता है उसका 7% ही ब्लड होता है। अर्थात आप लोग समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का वजन यदि 100 किलोग्राम है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 7 लीटर ब्लड होंगे। ध्यान में रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का वजन 100 लीटर है, 100 केजी है, तो उसके शरीर में ब्लड कितने होंगे? 7% होंगे। तो कितने होंगे? 7 लीटर होंगे। और यदि किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी होंगे तो उसके शरीर में कितने ब्लड होंगे? तो 3.5 लीटर ब्लड होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, यही कंसेप्ट है, यही लॉजिक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? बताइए, रुधिराणुओं का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो देखिए, रुधिराणु जो होते हैं ब्लड, उसमें 90% क्या होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 90% होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर किसके बीच रहता है? बताइए, सामान्य मनुष्य में 100 मिलीलीटर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा रहती है? बताइए। तो देखिए, सामान्यतः जो सामान्य व्यक्ति हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, उसके 100 मिलीलीटर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 100 से 150 मिलीग्राम। कितना होता है? 100 से 150 मिलीग्राम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 से 150 मिलीग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? बताइए, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो देखिए, जब रक्तस्राव होता है, ठीक है, जब रक्तस्राव होता है, किसी इंजर्ड के कारण अगर फ्रैक्शन हो गया तो रक्त का स्राव होता है, तो इस रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका यूज करेंगे? किस केमिकल का यूज करेंगे कि हमारे रक्त का स्राव रुक जाए? बताइए। तो देखिए, रक्त के स्राव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड का उपयोग करेंगे। अगर हम फेरिक क्लोराइड का उपयोग करेंगे तो रक्त का स्राव रुक जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हृदय हार्ट का काम है। बताइए, हृदय का काम बताइए। तो देखिए, हृदय का काम है, बताइए हृदय का काम क्या है? तो देखिए, हृदय अर्थात हार्ट का काम क्या है? तो हार्ट का काम है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड को पंप करना, अर्थात प्रेशर के द्वारा हमारे ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना किसका काम है? हार्ट का काम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो देखिए हम रिपीट करते हैं। देखिए, जो फसल होते हैं, ठीक है, वो फसल अगर समय से पहले अपने आप अगर गिर गया,
अगर प्राकृतिक रूप से गिरा तो उपज बढ़ेगा, यदि अपने आप गिर गया तो स्वाभाविक है कि उसमें उपज में कमी आएगी। तो अपने आप जो फल गिरने लगता है, फूल गिरने लगता है पौधे में, उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो देखिए, इसको रोकने के लिए ऑक्सिन नामक एक हार्मोन होता है और इसका पाउडर आता है मार्केट में, ठीक है, दवाई आता है, उसका छिड़काव कर दिया जाता है। जब इसको छिड़काव कर दिया जाता है तो फल फूल जो होते हैं अपने आप नहीं गिर पाते हैं, और जैसे ही फल फूल गिरना रुक जाता है तो फसल में उपज जो है वो बढ़ने लगता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीन के छिड़काव के द्वारा फल फूल को ऑटोमेटिक अपने आप गिरने से रोका जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं बताइए। अर्थात रेशम पालन का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस स्टेज में जो तंतु होता है, रेशा होता है, वो पैदा करता है बताइए। तो देखिए, ये रेशम का कीड़ा जो होता है अपने जीवन चक्र में एक प्यूपा उसका स्टेज आता है, ठीक है। इस कीड़ा का जो है प्यूपा स्टेज में क्या करता है, ये वाणिज्यिक तंतु अर्थात रेशा जो होता है पैदा करता है। किस स्टेज में? प्यूपा स्टेज में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा स्टेज में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो मानव निर्मित तंतु हैं। देखिए, तो इनमें से मानव निर्मित तंतु हैं रेयॉन, ठीक है। क्या है? रेयॉन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रेयॉन। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है बताइए। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? जैविक खाद होते हैं, अर्थात केचुआ द्वारा उत्पादित खाद होते हैं, और केचुआ भी एक प्रकार के जीव है, अतः इसे जैविक खाद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केचुओं द्वारा उत्पादित खाद जैविक खाद होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है बताइए। उर्वरक में इनमें से कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता है बताइए। तो देखिए, उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है बताइए। बीज के बुआई के समय सामान्यतः किस केमिकल यानी कि किस तत्व से युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जब बीज की बुआई किया जाता है बताइए। नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटास या कैल्शियम युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जब बीज की बुआई किया जाता है बताइए। तो देखिए, जब बीज की बुआई किया जाता है तो उस समय नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जब बीज की बुआई किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हर्बेरियम है बताइए। हर्बेरियम क्या है? तो देखिए, हर्बेरियम है सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। सूखा जड़ी बूटियों का जब हम इकट्ठा करके रखते हैं सूखे हुए, उसको ही क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। तो देखिए इनमें से मांसभक्षी पौधा कौन सा है, बताइए। तो देखिए इनमें से मांसभक्षी पौधा है बटरवर्ट। कौन सा है, बटरवर्ट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये बटरवर्ट जो होता है ये एक प्रकार के जलीय पौधा होता है। देखिए वैसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, वे कीटों को भक्षण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। वैसे पौधे जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है वे कीटों को भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। अर्थात बटरवर्ट जो है ये कीट का भक्षण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये कीट का भक्षण करके अपने शरीर के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं बटरवर्ट। और बटरवर्ट ध्यान में रखिएगा ये एक प्रकार के जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पौधे में हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। जो मांसभक्षी पौधे होते हैं उसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है जिससे कीट का पाचन होता है, ठीक है। जैसे पिचर का प्लांट होता है, नेपेथिन्स का प्लांट होता है, यानी कि कलश पौधा होता है। ये सब कैसा पौधा होता है, मांसभक्षी पौधा होता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बताइए। तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है, बताइए किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। तो देखिए तारपीन का तेल सामान्यतः चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त हैं, बताइए। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त हैं, बताइए। कौन सा है जो सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। देखिए टेरिकॉट में तो आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। रेयन में भी आसानी से आग पकड़ लेता है और नायलॉन में भी आसानी से आग पकड़ लेता है। तो आसानी से सबसे आग नहीं पकड़ता है, अर्थात सबसे कम आग पकड़ता है तो कौन सा है, वो सूती है, ठीक है, जिसको सूत बोलते हैं। तो सूत में आसानी से आग नहीं पकड़ता है, अर्थात सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति होती है उपयुक्त ऑप्शन में से, तो वो है सूत, जिसको सूती बोलते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है, बताइए। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, बताइए। तो देखिए लौंग जो होते हैं वो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, ठीक है। लेकिन ये प्राप्त होती है कहाँ से, तो पुष्प कलिकाएँ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, पुष्प कलिकाएँ से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्प कलिकाएँ से। और पुष्प कलिकाएँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो देखिए पुष्प कलिकाएँ को इंग्लिश में फ्लोरल बर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोरल बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए आँख का अंदरूनी पीछे का भाग क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और रेटिना पे ही जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पे जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बताइए। ग्रीन हाउस के प्रभाव है उसका कारण बताइए क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है, क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ग्रीन हाउस किस गैस के कारण होता है, तो देखिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, वो कौन सा गैस है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे गैस कौन सा है, तो ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, बताइए। तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी है कौन सा, नीली व्हेल, ठीक है। कौन सा है, व्हेल मछली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नीली व्हेल, जिसको व्हेल मछली भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सीय से संबंधित है, बताइए। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सीय से संबंधित है, बताइए। कौन सी चिकित्सा से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट, बताइए। तो ट्रेडमिल टेस्ट किडनी के परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। जब किडनी में खराबी हो जाता है तो उसका टेस्ट किस माध्यम से किया जाता है, अर्थात किडनी का जो टेस्ट किया जाता है उसे ट्रेडमिल टेस्ट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, गुर्दा। और गुर्दा को ब्रिक भी कहा जाता है और गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों की तैयारी में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हमें यही उम्मीद है, यही आशा है। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच पाए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, नॉट पेडेबल्स। ओके, तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।